हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, अ क्लासिक क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस डोमिनेंट टाल पी प्लांट एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ पी प्लांट produces all tall plants in the F1 generation. This phenomenon is direct demonstration of Mendel's एक समयुग्मजी प्रभावी लंबे मटर के पौधे और समयुग्मजी अप्रभावी बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यह घटना मेंडल के किस नियम को दर्शाती है? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ऑप्शन डी है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द यूनिक सेकेंडरी डायनेमिक ग्रोथ और स्ट्रक्चरल एडाप्शन नोन एज निमेटोफोर्स इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू। निमेटोफोर नामक विशिष्ट जड़ संशोधन किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जीरोफाइट्स, बी है हाइड्रोफाइट्स, सी है हेलोफाइट्स अवर मैंग्रोव वेजिटेशन और डी है इपीफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स अवर मैंग्रोव वेजिटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक माइक्रोब्स इज वाइडली यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट अगेंस्ट सीवरल प्लांट पैथोजन इन एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग कृषि में कई पादप रोग जनकों के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी है ट्राइकोडर्मा स्पेसीज, ऑप्शन सी है बैसिलस सबटिलियस और ऑप्शन डी है साल्मोनेरा टाइफिम्यूरियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्राइकोडर्मा स्पेसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल 1/2/8 इन द F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस सोइंग। किस घटना को प्रदर्शित करने वाले क्रॉस की F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप फिनोटाइपिक और जीन प्रारूप जीनोटाइपिक अनुपात बिल्कुल समान 1:2:1 होता है? ऑप्शन ए है कंप्लीट डोमिनेंस, बी है इपिस्टेटिस, सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस और डी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल ऑफ इकोलॉजी मैमल्स लिविंग इन अ कोल्डर क्लाइमेट्स कैरेक्टरिस्टिकली पोजेसेस। अकॉर्डिंग टू एलेन रूल ऑफ इकोलॉजी स्तनधारियों में विशिष्ट रूप से होता है? ऑप्शन ए है लॉन्गर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, बी है शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, सी है थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस स्केल्स और डी है नो बॉडी फैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल कॉमर्शियल एंटीबायोटिक cyclosporin A used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients is industrially produced from the fungus। अंग प्रत्यारोपण वाले मरीजों में प्रतिरक्षा दमनकारी एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाली दवा साइक्लोस्पोरिन ए किस कवक से व्यावसायिक रूप से उत्पादित की जाती है? ऑप्शन ए है पेंसिलियम नोटाटम, ऑप्शन बी है मोनास्कस परप्यूरिस, ऑप्शन सी है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस और ऑप्शन डी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ ह्यूमन मेल चाइल्ड इनहेरिट्स इज हिज एक्स क्रोमोजोम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम। एक मानव शिशु बालक अपना एक्स गुणसूत्र विशेष रूप से किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है हिज फादर ओनली, बी है इक्वली फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, सी है हिज मदर ओनली और डी है इधर फ्रॉम मदर और फादर डिपेंडिंग ऑन चांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हिज मदर ओनली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नेचुरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विथ द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एएन। जैव मंडल की वह प्राकृतिक संरचनात्मक और
कार्यात्मक इकाई जहां जीव आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं कहलाती है। पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम या फिर कम्युनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इकोसिस्टम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द statins produced by the yeast Monascus perpuis are medically prescribed to patient because they act as मोनास्कर परप्यूरिस ईस्ट द्वारा उत्पादित स्टैटिन मरीजों को चिकित्सा रूप से क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है ब्लड क्लॉट बस्टर्स के लिए, ऑप्शन बी है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के लिए, सी है एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया के लिए, या फिर ऑप्शन डी है पेन किलर्स के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायनेमिक जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन्यूलोपुलोडी कॉज्ड बाय द। मानव में होने वाले अनुवांशिक विकार डाउन सिंड्रोम किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए है मोनोजमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ऑप्शन बी है ट्राइजोमी ऑफ 21वां क्रोमोजोम, ऑप्शन सी है ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, और ऑप्शन डी है डिलीटेशन ऑफ क्रोमोजोम 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास एनर्जी अवर नंबर एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एन इकोलॉजिकल पिरामिड। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, इन्वर्टेड इन मरीन इकोसिस्टम, या फिर स्पिंडल शेप्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑलवेज अपराइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर द डायनेमिक मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर्स इज क्लिनिकली टर्म्ड एज। वाहित मल के उपचार के दौरान कवक के धागों से जुड़े जीवाणुओं के जाल जैसी संरचना के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राइमरी स्लज, ऑप्शन बी है एक्टिवेटेड स्कम, सी है मिथेनोजन, और डी है फ्लोकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्लॉक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्यों में एक लिंग संलग्न अप्रभावी अनुवांशिक विकार है? ऑप्शन ए है सिक्कल सेल एनीमिया, बी है फिनाइल कीटोयूरिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और ऑप्शन डी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसीज where one species is heavily harmed inhibited will the other remain completely unaffected is ecologically termed as। दो प्रजातियों के बीच एक ऐसी अंतर क्रिया जिससे एक प्रजाति को नुकसान होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहती है कहलाती है। ऑप्शन ए है कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन बी है पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी है एमेंसलिज्म, और ऑप्शन डी है म्यूचुअलिज्म। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अमेंसलिज्म, यानी असभोजिता। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एटमॉस्फेरिक गैस प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट इनसाइड एनारोबिक स्लज डिजास्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बायोगैस इज। सीवेज उपचार के दौरान अवायवीय कीचड़ पाचक में मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है जिसे बायोगैस कहते हैं? ऑप्शन ए है प्योर ऑक्सीजन, बी है मिक्सचर ऑफ मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी है प्योर नाइट्रोजन, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मिक्सचर ऑफ मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम क्लीनफिल्टर सिंड्रोम इज। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का गुणसूत्र विन्यास होता है। ऑप्शन ए है 45XO, 47XXY, 46XX, या फिर 47XXY। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 47XXY। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसोसिएशन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लोनफिश अवर कैटल
ignorant and grazing cattle where one species benefit and the other is neither harmed nor benefited is called। बगुले और चरने वाले मवेशियों के बीच का संबंध सहभागिता का उदाहरण है, जहां एक को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कॉमर्शियलिज्म या फिर अमेंशलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉमर्शियलिज्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेकर्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ब्रेड मेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्रीज इज साइंटिफिकली क्लासिफाइड एज। ब्रेड और बियर उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बेकर्स ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन बी है प्रोफिनोबैक्टीरियम सर्मेनी, ऑप्शन सी है पेंसिलियम रोक्यूफोर्टाई और ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। गुणसूत्र पर जीनों के बीच की दूरी पुनर्संयोजन की आवृत्ति के आधार पर मापी जाती है। 1% पुनर्संयोजन आवृत्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है 100 बेस पेयर, बी है 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट, सी है 1 नैनोमीटर और ऑप्शन डी है 10 मैप यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हाई थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट बायो मैग्निफिकेशन इनसाइड एन एक्वेटिक फूड चेन रिफर टू द इंक्रीज इन द concentration of non-biodegradable toxicants at successive। जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन का अर्थ क्रमिक पोषी स्तरों पर किस पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होना है? ऑप्शन ए है वाटर लेयर्स, बी है एयर बाउंड्रीज, सी है ट्रॉफिक लेवल्स या फिर डी है बॉटम सेंडिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रॉपिक लेवल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस प्लांट लाइक एल्नस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्तरीकर्ता गैर लेग्यूमिनस पौधे जैसे अल्नस की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, बी है फ्रैंकिया, सी है एजोबैक्टर और डी है एनेबिनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रैंकिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फिजिकल क्रॉस बिटवीन एन F1 इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप ऑफ द F1 इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। एक अज्ञात जीन प्रारूप वाले F1 प्रभावी पौधे का उसके अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, टेस्ट क्रॉस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हिस्टोरिकल इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987 एट मॉन्ट्रियल कनाडा टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज यूनिवर्सली नोन एज द। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधि कहलाती है? ऑप्शन ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है अर्थ समिट, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर डी है पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the large vessel our dynamic container utilized in biotechnology industries to biologically convert raw materials into specific product using microbial plant or animal cells under optimal growth conditions is called a। बायोटेक उद्योगों में कच्चे माल को सूक्ष्म जीवों की मदद से विशिष्ट उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला बड़ा बर्तन कंटेनर कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव, बी है बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, ऑप्शन सी है इंक्यूबेटर और ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर
बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिलीव और रिड्यूस सीवियर बॉडली पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर क्लासिफाइड एज। चेतना खोए बिना शरीर के गंभीर दर्द को दूर करने या कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक्स या फिर एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एनाल्जेसिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग अवर टॉलरेंस रिएजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक गैर उपचायी शर्करा है और फेलिंग या टालेन अभिकर्मक का को उपचयित नहीं करता। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है फ्रक्टोज या फिर डी है माल्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सुक्रोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, सिंथेटिक पॉलीमर ब्यूना एस इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ विच मोनोमर्स। सिंथेटिक बहुलक बुना एस का व्यवसायिक निर्माण किन एक लको मोनोमर्स के सह बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है एथिलीन एंड स्टायरीन, ऑप्शन बी है क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी है एक्रिलोनाइट्राइल और स्टायरीन और ऑप्शन सी है 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्रग्स दैट स्ट्रक्चरली compete with the natural substrate for attachment on the active site of an enzyme are clinically known as। वे दवाएं जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर जुड़ने के लिए प्राकृतिक सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा करती है कहलाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एलोस्ट्रिक इनहिबिटर, एंजाइम रिसेप्टर्स या फिर टारगेट मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लिंकेज दैट बाइंड्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अवर प्रोटीन मॉलिक्यूल इज AN। एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन अणु बनाने के लिए अलग अलग अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला बंध कहलाता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन बी है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, सी है पेप्टाइड लिंकेज या फिर डी है आयोनिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेप्टाइड लिंकेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द क्लास ऑफ पॉलीमर्स दैट कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड हार्डेंड ऑन कूलिंग विदाउट एनी परमानेंट केमिकल चेंज इज। बहुलकों का वह वर्ग जिसे बिना किसी स्थायी रासायनिक परिवर्तन के गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर कठोर किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ऑप्शन बी है इलास्टोमर्स, ऑप्शन सी है फाइबर्स और ऑप्शन डी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एंटीमाइक्रोबियल केमिकल ड्रग दैट इज टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट सेफ इनफ टू बी अप्लाइड डायरेक्टली टू लिविंग टिश्यू इज। एक रोगाणु रोधी दवा जो सूक्ष्म जीवों के लिए विषैली होती है लेकिन जीवित ऊतकों पर सीधे लगाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती है। ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक, बी है डिसइंफेक्टेंट, सी है एंटीबायोटिक और डी है एंटासिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वाटर सोल्यूबल विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन हुज डिफिशिएंसी कॉज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी इज। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ हीटिंग रॉ नेचुरल रबर विथ सल्फर पाउडर एंड एन अप्रोप्रिएट एडिटिव टू इंप्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए उसे सल्फर पाउडर के साथ गर्म करने की रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। पॉलीमराइजेशन, कैल्सिनेशन, आइसोमराइजेशन या फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो
अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू एलिमिनेट अवर कंप्लीटली सप्रेस गैस्ट्रिक एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस HCl इनसाइड द स्टमक आर। पेट के भीतर अतिरिक्त HCl उदासीन करके पेट की अम्लता को पूरी तरह दबाने या समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए है एंटीहिस्टामिन्स, बी है एनाल्जेसिक्स, सी है एंटासिड्स और डी है डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एंटासिड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द हेलिकल स्ट्रक्चर अवर बेटा प्लीटेड सीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट विच स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटीन की सर्पिलाकार कुंडली या बेटा प्लेटेड सीट संरचना प्रोटीन के किस संरचनात्मक स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है टर्सरी स्ट्रक्चर, सी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर डी है क्वार्टरली स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज अ पॉलीमाइड एंड इज वाइडली यूज्ड टू मेक ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रशेस। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संरचनात्मक रूप से एक पॉलीएमाइड और टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेरिलीन अवर डेक्रॉन, ऑप्शन बी है नाइलॉन 66, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन और ऑप्शन डी है बैकलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नाइलॉन 66। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the commercial artificial sweetener that is stable at cooking temperatures and looks and tastes exactly like regular sucrose sugar is। व्यावसायिक कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर जो खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है और चीनी जैसा ही स्वाद देता है, एस्पार्टेम, एलिटेम, सैक्रिन या फिर सुक्रालोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सुक्रालोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस दैट इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल बट कंप्लीटली एब्सेंट इन डीएनए इज। वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार जो विशेष रूप से केवल आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल या फिर साइटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूरेसिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मोनोमर यूनिट स्ट्रक्चरली प्रेजेंट इनसाइड द नॉन स्टिक कोटिंग पॉलीमर कमर्शियली नोन एज टेफ्लॉन इज। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में प्रयुक्त होने वाला बहुलक टेफ्लॉन की एकलक मोनोमर इकाई होती है। विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन या फिर कैप्रोलैक्टम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फर्स्ट केमिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 फ्रॉम अ ग्रीन मोल्ड इज। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली रासायनिक एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिनॉल और ऑप्शन डी है पेंसिलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पेंसिलिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट एंड अनअफेक्टेड। प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित और अप्रभावित रहती है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बी है टर्सरी स्ट्रक्चर, सी है प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर डी है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट डिकम्पोजेस नेचुरली इन द इन्वायरमेंट इज। पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉलीथीन, बी है PHB अवर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ऑप्शन सी है PVC या फिर डी है बैकलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी PHB अवर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ट्रैनिक्युलाइजर्स आर केमिकल ड्रग्स मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड टू पेशेंट predominantly to treat
प्रशांतक नामक रासायनिक दवाएं मरीज को मुख्य रूप से किस समस्या के इलाज के लिए दी जाती हैं? ऑप्शन ए है हाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ऑप्शन बी है एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी एंड सीवियर मेंटल डिजीज के लिए, या फिर सीवियर एसिडिटी के लिए, या फिर बॉडी फीवर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी एंड सीवियर मेंटल डिजीज के लिए जो है दी जाती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्पेसिफिक टेस्ट यूज्ड टू क्लिनिकली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप ओवर टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज ड्यूरिंग बायोमोलिकुल एनालिसिस इज। जैव अणु विश्लेषण के दौरान ग्लूकोज या एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पहचान करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टेस्ट है। बायोरेट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, और फेलिंग टेस्ट, निन हाइड्रीन टेस्ट, या फिर आयोडीन टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए मोनोमर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर लाइक बेकेलाइट अलोंग विद फॉर्मल्डिहाइड इज। फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलकर ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट के निर्माण में एक लक के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। एथिलीन, ग्लाइकोल, यूरिया, विनाइल क्लोराइड, या फिर फिनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फिनॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्लास ऑफ डिटर्जेंट्स दैट आर वाइडली यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स एंड पोजेसेस पावरफुल जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज आर। अपमार्जकों का वह वर्ग जो हेयर कंडीशनर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और जिसमें मजबूत रोगाणुनाशक गुण होते हैं। एनियोनिक डिटर्जेंट्स, कैटियोनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, या फिर सोप बार्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कैट आयोनिक डिटर्जेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट फाउंड प्रीडोमिनेंटली इनसाइड द लीवर एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। मानव शरीर के यकृत, लीवर और मांसपेशियों के भीतर मुख्य रूप से संचित होने वाला पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, या फिर ग्लाइकोजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो है, नेचुरल रबर इज स्ट्रक्चरली अ लाइनियर कॉन्फ़िगरेशन पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ विच मोनोमर रिपीटिंग यूनिट। प्राकृतिक रबर संरचनात्मक रूप से किस एकलक इकाई का एक रेखीय बहुलक होता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन ओवरसीस 1,4, पॉली आइसोप्रीन, स्टायरीन, या फिर एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आइसोप्रीन ओवरसीस 1,4, पॉली आइसोप्रीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू अ वाटर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कंप्लीटली अनचेंज्ड। जब कोई ध्वनि तरंग हवा से पानी के माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण पूरी तरह अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी है वेवलेंथ, सी है फ्रीक्वेंसी, और डी है एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फिनोमिनन ऑफ बीट्स इज प्रोड्यूस्ड इन acoustics ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग। ध्वनि में विस्फत बीट्स की घटना समान दिशा में जा रही दो ध्वनियों तरंग के अध्यारोपण के कारण होती है जिनमें हो एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, साइलेंटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, डिफरेंट वेलोसिटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, साइलेंटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू लाप्लेस correction for the velocity of sound in gas, the compression and rarefaction inside the wave take place under which thermodynamic process? गैस में ध्वनि के वेग के लिए लाप्लास के संशोधन के अनुसार तरंग के भीतर संपीड़न, कंप्रेशन और विरलन रेयरफैक्शन किस उष्मागतिकी प्रक्रम के तहत होते हैं? ऑप्शन ए है आइजोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन बी है आइजोबेरिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है आइजोकोरिक प्रोसेस, और ऑप्शन डी है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एन आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू लैप्लेस करेक्शन इज।
लाप्लास संशोधन के अनुसार एक आदर्श गैस में ध्वनि के वेग का मानक सूत्र होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो। ऑप्शन बी है v इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। ऑप्शन सी है v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, या फिर ऑप्शन डी है v इज इक्वल टू अंडर रूट रो अपॉन गामा पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेंसरी ऑब्जर्वर द अपरेंट पिच हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल। जब ध्वनि का कोई स्रोत एक स्थिर श्रोता से दूर जाता है तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति होती है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज होगी, या फिर बिकम जीरो होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डिक्रीज होगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव दैट कैन प्रोपगेट इफेक्टिवली थ्रू द बल्क ऑफ अ फ्लूइड आर एक्सक्लूसिवली। वे यांत्रिक तरंगे जो किसी द्रव्य या गैस के भीतर प्रभावी रूप से संचरित हो सकती हैं विशेष रूप से होती है ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, या फिर टॉर्सिनल वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ अ लेंथ l इज मैथमेटिकली गिवन बाय। लंबाई l की एक बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति का सूत्र होता है f1 इज इक्वल टू v बाई 2l, f1 इज इक्वल टू v बाई 4l, f1 इज इक्वल टू 2v बाई l, या फिर ऑप्शन डी है f1 इज इक्वल टू v बाई l। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर f1 इज इक्वल टू v बाई 4l। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन विच टाइप ऑफ हार्मोनिक्स इन इट्स स्पेक्ट्रल आउटपुट। एक खुली आर्गन पाइप के स्पेक्ट्रम में किस प्रकार के सन्नादी उपस्थित होते हैं? ओड हार्मोनिक्स ओनली, इवन हार्मोनिक्स ओनली, बोथ इवन एंड ओड हार्मोनिक्स, या फिर नो हार्मोनिक्स आर फाउंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ इवन एंड ओड हार्मोनिक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता किसके वर्ग के समानुपाती होती है? वेवलेंथ के, वेलोसिटी के, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी के, या फिर टाइम पीरियड के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इनसाइड अ गैस मीडियम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स। किसी गैस माध्यम में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय पैरामीटर से पूरी तरह स्वतंत्र होती है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी है प्रेशर, सी है ह्यूमिडिटी, और डी है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन अ कंजुगेटिव नोड एंड एंटी नोड इनसाइड अ स्टेशनरी वेव ग्रुपिंग इज। एक अप्रगामी तरंग में एक के बाद एक आने वाले निस्पंद और प्रस्पंद के बीच दूरी होती है। ऑप्शन ए है लेमडा, ऑप्शन बी है लेमडा बाई 2, ऑप्शन सी है लेमडा बाई 8, और ऑप्शन डी है लेमडा बाई 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, लेमडा बाई 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डायनेमिक डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स इज एसिमेट्रिक बिकॉज द चेंजेस इन apparent frequency depend differently on whether the source our observer is moving. This asymmetry exists because ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव असममित होता है क्योंकि अप्रभावी आवृत्ति में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि स्रोत गतिमान है या श्रोता। यह असामान्यता इसलिए है क्योंकि साउंड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, सी है लाइट स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर ऑब्जर्वर इज हैवीली हैवियर देन द सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूटिलाइज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हैव अ फ्रीक्वेंसी। चिकित्सीय निदान में उपयोग किए जाने वाली पराध्वनि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है
20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 100 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द पिच ऑफ अ म्यूजिकल साउंड वेव डिपेंड्स प्राइमरली एंड डायरेक्टली अपॉन इट्स। किसी संगीतमय ध्वनि का तारकवत पिच मुख्य रूप से और सीधे किस पर निर्भर करता है? इंटेंसिटी और लाउडनेस पर, वेव फॉर्म और क्वालिटी पर, फ्रीक्वेंसी पर, या फिर वेलोसिटी पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L fixed at both ends is vibrating in its second harmonic. The wavelength lambda of the wave formed inside the string is। दोनों सिरों पर बंधी L लंबाई की एक तनी हुई डोरी अपनी द्वितीय सन्नादी में कंपन कर रही है। डोरी में बनने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी लेमडा इज इक्वल टू 2L, लेमडा इज इक्वल टू L/2, लेमडा इज इक्वल टू L या फिर लेमडा इज इक्वल टू 4L। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लेमडा इज इक्वल टू L। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड वेव इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स द डेसिबल लेवल विल इंक्रीज बाय। ध्वनि की तीव्रता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। यदि ध्वनि की तीव्रता 10 गुना बढ़ा दी जाए तो डेसिबल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? बेस डेसिमल, 1 डेसिमल, 10 डेसिमल या फिर 100 डेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 10 डेसिमल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुप्रीम पोज दे गिव राइज टू। जब विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाली दो समान प्रगामी तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो वो किसे जन्म देती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, बीट्स को, शॉक वेव्स को, या फिर स्टेंसरी अवर स्टैंडिंग वेव्स को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर स्टेंसरी अवर स्टैंडिंग वेव्स को। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इनसाइड अ सॉलिड मेटालिक रॉड डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी एंड विच इलास्टिक मॉड्यूलस। एक ठोस धातु की छड़ के भीतर अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग उसके घनत्व और किस प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है? मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या फिर पॉइजन्स रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यंग्स मॉडुलस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ अ साउंड वेव अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस इट डिपेंड्स इंटरली ऑन। ध्वनि की गुणवत्ता, क्वालिटी टिम्बर हमें समान तारकत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह पूरी तरह निर्भर होती है स्पीड ऑफ साउंड पे, मीडियम टेम्परेचर पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर पे, या फिर नंबर एंड नेचर ऑफ ओवरटोन्स अवर वेव फॉर्म पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, नंबर एंड नेचर ऑफ ओवरटोन्स अवर वेव फॉर्म पर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ साउंड सोर्स इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी एफ मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर with a velocity equal to half the speed of sound, the apparent frequency held by the observer will be। एक ध्वनि स्रोत f आवृत्ति उत्सर्जित करते हुए स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि की चाल की आधी गति vs इज इक्वल टू v अपॉन 2 से आ रही है। श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति होगी f अपॉन 2, 1.5f, 2f या फिर f। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 2f। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन स्टेशनरी वेव सिस्टम द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमल प्रेशर वेरिएशंस आर कॉल्ड। एक अप्रगामी तरंग तंत्र में वे बिंदु जहां माध्यम के कणों का विस्थापन अधिकतम और दाब परिवर्तन न्यूनतम होता है कहलाते हैं नोट्स, एंटी नोट्स, हार्मोनिक सेंटर या फिर ओवरटोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एंटी नोट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इनसाइड ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 332 मिली पर सेकेंड। इफ द टेम्परेचर इज राइज टू 100 डिग्री सेल्सियस द स्पीड विल बी। शुष्क हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि तापमान बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो चाल डिक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी, बिकम 0 होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इंक्रीज होगी।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इको ऑफ अ साउंड कैन बी डिस्टिंक्टली हियर्ड बाय अ ह्यूमन ईयर ओनली इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज एट लीस्ट। मानव कान द्वारा किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से केवल तब सुना जा सकता है जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम हो 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 0.1 सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुए है, द शॉक्स वेव अवर सोनिक बूम प्रोड्यूस्ड बाय अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट अकर इन द एयर व्हेन द मैच नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट इज। एक सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शॉक वेव्स हवा में तब बनती हैं जब विमान की मैक संख्या होती है m, जो है एक जो है ग्रेटर देन होता है m से एग्जैक्टली m इज इक्वल टू 0.5 या फिर 0 या फिर m जो है ग्रेटर देन होता है 1 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर m जो है ग्रेटर देन जब होगा 1 से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हुई है, रिडंडेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा? वाइटल होगा, स्कैंटी होगा, सुपरफ्लुअस और अननेसेसरी होगा या फिर डिफिशिएंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सुपरफ्लुअस और अननेसेसरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, फिल इन द ब्लैंक, नो सूनर हैड द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन द पेशेंट फेल अस्लीप व्हेन देन या फिर दैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी देन। नो सूनर हैड द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन देन द पेशेंट फेल अस्लीप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मेटिकुलस का जो है एंटोनिम क्या होगा? केयरफुल होगा, डिटेल्ड होगा, मेथोडिकल होगा या फिर केयरलेस अवर नेग्लिजेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर केयरलेस अवर नेग्लिजेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन हु इजिली बिलीव्स एवरीथिंग टोल्ड टू हिम इज कॉल्ड क्रेडिबल, स्केप्टिकल, क्रेडुलस अवर बिलीबल या फिर लूसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्रेडुलस अवर बिलीबल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को जो है यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, कमिट या फिर कमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कमिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज एनालाइजिंग द ब्लड सैंपल, द ब्लड सैंपल्स were analyzed by the laboratory technician, the blood samples have been analyzed by the laboratory technician, the blood samples are analyzed by the laboratory technician या फिर the blood samples are being analyzed by the laboratory technician। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी the blood samples are being analyzed by the laboratory technician। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम टू ग्रीज द पाल्म मीन्स टू अप्लाई ऑइंटमेंट, टू वॉश हैंड केयरफुली, टू ब्राइब समवन या फिर टू डू हार्ड वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टू ब्राइब समवन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही विल रिटर्न डॉट 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 इन आवर, ए आवर, एन आवर, द आवर या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, यानी ही विल रिटर्न इन एन आवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कंटिन्यूअस लाउड नॉइज इनसाइड द वर्ड अब्सटेन द पेशेंट डॉट 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 स्लीपिंग, टू, विथ, बाय या फिर फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फ्रॉम, यानी द कंटिन्यूअस लाउड नॉइज इनसाइड द वर्ड अब्सटेन द पेशेंट फ्रॉम स्लीपिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिनोमिनन का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा? फिनोमिनन्स होगा, फिनोमिनास होगा, फिनोमिना होगा या फिर फिनोमिनी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फिनोमिना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर अ ड्रग अवर ट्रीटमेंट दैट हैज नो थेरेपेटिक वैल्यू गिवन टू अ कंट्रोल ग्रुप अवर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंटीबायोटिक, प्लेसिबो, एंटीडोट या फिर वैक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्लेसिबो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, लेथल का जो है साइनोनिम क्या होगा? हार्मलेस होगा, डेडली अवर फैटल अवर मोर्टल होगा, यूजफुल होगा या फिर हेल्दी होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डेडली अवर फैटल अवर मॉर्टल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ क्रोनिक। क्रोनिक का जो है सही एंटोनिम क्या होगा? परसिस्टेंट होगा, सीवियर होगा, एक्यूट अबल टेम्परेरी होगा या फिर डीप होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्यूट अबल टेम्परेरी होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द सर्जन सेड टू द intern, do not touch the sterile tray. The surgeon told the intern that do not touch the sterile tray. Option B है, the surgeon advised the intern to not touch the sterile tray. The surgeon forbade the intern not to touch the sterile tray, या फिर the surgeon ordered the intern not to touch the sterile tray. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, the surgeon ordered the intern not to touch the sterile tray. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, fill in the blank. Scarcely had the doctor left the hospital ... he was called back for an emergency. then होगा, then होगा, that होगा या when hour before होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, when hour before। यानी scarcely had the doctor left the hospital when he was called back for an emergency, या फिर scarcely had the doctor left the hospital before he was called back for an emergency। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द पार्ट विच कंटेन एन एरर। नेदर द सुपरवाइजर नॉट द नर्सिंग स्टूडेंट वाज प्रेजेंट एट सेमिनार यस्टरडे। नो एरर अगर है तो डी होगा। तो टी वाला भाग यहाँ पर क्या होगा? पार्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पार्ट सी, यानी वाज प्रेजेंट एट सेमिनार यस्टरडे जो है, सी वाला जो है यहाँ पर इसमें जो है त्रुटि है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स अ प्रॉफिटेबल सर्च, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, अ सक्सेसफुल मिशन या फिर अ फूलिश एंड यूजलेस सर्च ऑफ परसूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, अ फूलिश एंड यूजलेस सर्च ऑफ परसूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैंडिडेट इज वेरी प्रोफिशिएंट ... स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एट विथ इन अवर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन। यानी द कैंडिडेट इज वेरी प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फीमाइन फॉर्म ऑफ द स्टेज। स्टेजेस, हिंड, मेयर या फिर विक्जियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हिंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज हाई टाइम वी ... रिवाइजिंग द बायोलॉजी नोट्स। स्टार्ट, विल स्टार्ट, हैव स्टार्ट या फिर स्टार्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड रिवाइजिंग द बायोलॉजी नोट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फिजिशियन फॉर लिसनिंग to the internal sound of human body। स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर इंडोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टेथोस्कोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट ... डिक्रीजिंग डे बाय डे आर, इज, वर या फिर हैव बीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, इज। यानी द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एम्बिगस का जो है एंटोनिम क्या होगा? वैग होगा, क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा, अवर एक्सप्लिसिट होगा, हिडन होगा या फिर ऑब्सकर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लियर, अवर प्रिसाइज, अवर एक्सप्लिसिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेडिसिन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ... द 5 विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट बिटवीन, थ्रो, अमॉन्ग या फिर इनटू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अमॉन्ग। यानी द मेडिसिन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 5 विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग सरफेसेस कंटामिनेटेड विद मैसिव ब्लड स्पिल। भारी मात्रा में रक्त के रिसाव से दूसरी सतहों को विसंक्रमित करने के लिए सोडियम हाइपो
फ्लोराइड समाधान की मानक सांद्रता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 10% सोल्यूशन, ऑप्शन बी है 0.1% सोल्यूशन, ऑप्शन सी है 1% सोल्यूशन और ऑप्शन डी है 5% सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1% सोल्यूशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विल इंस्पेक्टिंग अ न्यू बॉर्न बेबी द नर्स नोट्स अ टेम्परेरी फाइन डाउनी हेयर ग्रोथ कवरिंग द शोल्डर्स एंड बैक, दिस इज क्लिनिकली टर्म्ड एज। एक नवजात शिशु का निरीक्षण करते समय नर्स कंधों और पीठ पर महीन मुलायम बालों का अस्थायी विकास देखती है, इसे क्या कहा जाता है? मिलिया, लैगुनो, वर्निक्स कैसियोसा या फिर मिकोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लैनुगो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, in hospital clinical terminology an infection that a patient contracts after 48 hours of admission which was not present at the time of entry is called। अस्पताल के नैदानिक शब्दों में प्रवेश के 48 घंटे बाद मरीज का होने वाला संक्रमण जो भर्ती के समय मौजूद नहीं था कहलाता है नेजोकेमियल अवर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, इंडोजिनस इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नेजोकोमियल अवर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस इज यूनिवर्सली यूज्ड बाय नर्सेस टू एडमिनिस्टर अ हाईली प्रिसाइज माइक्रो कंट्रोल्ड वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड अवर हाई रिस्क मेडिसिन ओवर स्पेसिफिक टाइम। नर्सों द्वारा किसी विशिष्ट समय में अत्यधिक सटीक माइक्रो नियंत्रित मात्रा में आईवी फ्लूइड या उच्च जोखिम वाली दवाएं देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इन्फ्यूजन पंप, अवर सिरिंज पंप, निबुलाइजर मशीन, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर पल्स ऑक्सीमीटर। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इन्फ्यूजन पंप, अवर सिरिंज पंप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लीगल इथिकल टर्म नॉन मेलिफिसेंस इन द हेल्थ केयर सिस्टम बाइंड्स द नर्स टू विच कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कानूनी नैतिक शब्द नॉन मेलिफिसेंस नर्स को किस मुख्य जिम्मेदारी से बांधता है? ऑप्शन ए है टू डू मैक्सिमम गुड एंड प्रमोट हीलिंग, टू टेल द एब्सोल्यूट ट्रूथ टू द पेशेंट, टू डू नॉट हार्म टू द पेशेंट इनिशियली अवर थ्रो केयरलेसनेस या फिर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी अवर मेडिकल चार्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू डू नॉट हार्म टू द पेशेंट इनिशियली अवर थ्रो केयरलेसनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल रिव्यूइंग अ लेबोरेटरी रिपोर्ट the nurse notes that the patient platelet count is exceptionally low, this clinical condition is documented as। एक प्रयोगशाला रिपोर्ट की समीक्षा करते समय नर्स देखती है कि मरीज की प्लेटलेट काउंट असाधारण रूप से कम है, इस स्थिति को क्या लिखा जाता है? एनीमिया, लिकोसाइटोसिस, थर्मोसाइटोपिनिया या फिर पॉलीसिथमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द मेडिकल गैस सिलेंडर यूज्ड फॉर स्टोरिंग नाइट्रस ऑक्साइड इन एन इंडियन ऑपरेशन थिएटर सेटअप। भारतीय ऑपरेशन थिएटर सेटअप में नाइट्रस ऑक्साइड गैस के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले मेडिकल गैस सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? फ्रेंच ब्लू अवर लाइट ब्लू, कंप्लीटली ब्लैक, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर, कंप्लीटली ग्रे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रेंच ब्लू अवर लाइट ब्लू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट ओलेइक थिक मिल्क सीक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल 2 से 3 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज हाईली रिच इन IgA एंटीबॉडीज एंड इज कॉल्ड। शिशु के जन्म के शुरुआती 2-3 दिनों के दौरान माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध जो IgA एंटीबॉडी से भरपूर होता है कहलाता है फार्मूला मिल्क, कोलेस्ट्रम, काउज मिल्क या फिर हिंड मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंडामेंटल विच फंडामेंटल हैंड वॉशिंग स्टेप इज कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर फिजिकली रिमूविंग ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्किन सरफेस। हाथ धोने के किस बुनियादी चरण को त्वचा की सतह से अस्थायी सूक्ष्मजीवों को भौतिक रूप से हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? अप्लाइंग हैवी अमाउंट्स ऑफ केमिकल परफ्यूम, मैकेनिकल फ्रिक्शन फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, यूजिंग बॉइलिंग हॉट वाटर या फिर ड्राइंग हैंड्स विद अ सील्ड
क्लॉथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मैकेनिकल फ्रिक्शन फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, द इमरजेंसी क्लिनिकल कंडीशन मेलेना डॉक्यूमेंटेड बाय एन आईसीयू नर्स इंडिकेट्स दैट द पेशेंट स्टूल इज। एक आईसीयू नर्स द्वारा दर्ज की गई आपातकालीन नैदानिक स्थिति मेलेना क्या दर्शाती है? स्टेन्ड विथ ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड, लाइट ग्रीन ड्यू टू वेजिटेबल डाइट, डार्क ब्लैक टेरी एंड फोल स्मेलिंग कंटेनिंग अल्टर्ड ब्लड, या फिर पेल व्हाइट ड्यू टू लीवर फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डार्क ब्लैक टेरी एंड फुल स्मेलिंग कंटेनिंग अल्टर्ड ब्लड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल सेटिंग अप अ पेशेंट रूम द नर्स प्लेसेस द बेड रेल्स अप ऑन बोथ साइड फॉर एन adult patient without a medical order our explanation this can be legally classified as a। बिना किसी डॉक्टर के आदेश या स्पष्टीकरण के नर्स एक पूरी तरह होश में मौजूद वयस्क मरीज के बिस्तर की दोनों तरफ की रेलिंग ऊपर उठा देती है, इससे कानूनी रूप से क्या माना जा सकता है? असॉल्ट, फॉल्स इंप्रीजमेंट, गुड नर्सिंग केयर, या फिर बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉल्स इंप्रीजमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर चेकिंग द कैरोटिड पल्स इन एन अनरिस्पॉन्सिव अडल्ट विक्टिम बिफोर इनिशिएटिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। सीपीआर शुरू करने से पहले एक अचेतन या बेहोश वयस्क पीड़ित में कैरोटिड पल्स जांचने की मानक अवधि कितनी होती है? एटलीस्ट 30 सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, एग्जैक्टली 1 मिनट, या फिर नो नीड टू चेक पल्स, स्टार्ट कंप्रेशन इंस्टेंटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टर्मिनोलॉजी एटिलेक्टेसिस इनकाउंटर्ड इन अ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग असेसमेंट रिफर टू। ऑपरेशन के बाद नर्सिंग मूल्यांकन में सामने आने वाले एटिलेक्टेसिस का अर्थ है collapse of alveoli or incomplete expansion of lungs, inflammation of the urinary bladder, severe blockage in coronary artery, या फिर infection inside the inner ear। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर collapse of alveoli or incomplete expansion of lungs। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन द ट्रायस सिस्टम यूज्ड ड्यूरिंग अ मास कैजुअलिटी डिजास्टर अ पेशेंट मार्क विथ रेड टैग इंडिकेट। सामूहिक आपदा डिजास्टर के दौरान उपयोग की जाने वाली ट्रायज प्रणाली में रेड टैग लगे मरीज का क्या मतलब होता है? स्टेबल कंडीशन, कैन वेट फॉर आवर्स, डिलेड केयर के लिए, माइनर इंजरी, वॉकिंग वुंडेड, हाई प्रायोरिटी इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायरिंग अर्जेंट केयर, या फिर डिक्रीज्ड डेड पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हाई प्रायोरिटी इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायरिंग अर्जेंट केयर। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, will preparing a patient for a lumbar puncture spinal tap procedure the nurse should assist the patient into which optimal position। लंबर पंचर की प्रक्रिया के लिए मरीज को तैयार करते समय नर्स को उसे किस आदर्श स्थिति या पोजीशन में बैठाना या लेटाना चाहिए? हाई फ्लावर सेटिंग एट 90 डिग्री, लैटरल सी शेप्ड पोजीशन, फीटल पोजीशन विथ बैक कव्ड, प्रोन पोजीशन, फ्लैट ऑन एब्डोमेन, या फिर लिथोटॉमी पोजीशन विथ लेग्स एलिवेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, ऑप्शन बी, लैटरल सी शेप्ड पोजीशन विथ बैक कर्व्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डायनेमिक क्लिनिकल कंडीशन ऑर्थोपिनिया रिफर्स टू अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वेयर द पेशेंट। नैदानिक स्थिति ऑर्थोपिनिया सांस से जुड़े किस तकलीफ को दर्शाती है? हैज डिफिकल्टी ब्रीदिंग, विल वॉकिंग फास्ट, या फिर एक्सपीरियंसेस सीवियर breathing difficulty when lying flat which improve upon sitting upright, experiences heavy breathing only during sleep, या फिर experiences painful breathing while coughing। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, experiences severe breathing difficulty when lying flat which improve upon sitting upright। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, inside a hospital setting the central sterile supply डिपार्टमेंट CSSD इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अस्पताल के भीतर केंद्रीय विसंक्रमित आपूर्ति विभाग CSSD विशेष रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? चेकिंग ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, रिपेयरिंग
न्यूट्रियस डाइट चार्ट फॉर पेशेंट, प्रोसेसिंग, स्टरलाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लाइनेन, या फिर रजिस्टरिंग एंड बिलिंग न्यू एडमिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग, स्टरलाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लाइनेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, while monitoring a patient with a severe head injury, the nurse observed a sudden widening of pulse pressure, bradycardia and irregular respiration. This trait is clinically known as। सिर की गंभीर चोट वाले मरीज की निगरानी करते समय अचानक बढ़े पल्स प्रेशर, धीमी हृदय गति और अनियमित श्वसन का त्रय देखती है, इसे कहते हैं बेकस्ट्रीड, कॉजिंग ट्रेड, विर्चोज ट्रेड या फिर कैरकॉट्स ट्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कॉजिंग ट्राइड्स। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल यूज्ड बाय अ नर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ सबक्यूटेनियस एससी इंजेक्शन लाइक हिपेरिन और इंसुलिन इन द नॉर्मल अडल्ट। एक सामान्य वयस्क में हिपेरिन या इंसुलिन जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते समय नर्स द्वारा उपयोग किया जाने वाला मानक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 10 से 15 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 45 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हेमोपेटिसाइटिस डॉक्यूमेंटेड इन अ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स चार्ट इम्प्लीज। एक टीबी के मरीज में चार्ट में दर्ज शब्द हेमेटोपेसिस क्या दर्शाता है? एक्सपेलिंग ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलोंग विथ कफिंग, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द यूरिन, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, या फिर वोमिटिंग आउट डाइजेस्टेड फूड कंटेंट स्टेन्ड विथ डार्क ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्सपेलिंग ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलोंग विद कफिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, राइटिंग फॉल्स एंड malicious statement about a doctor or a college that severely damage their professional reputation is legally defined as। किसी डॉक्टर या सहकर्मी के बारे में झूठे और देशपूर्ण बयान लिखना जो उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, कानूनी रूप से कहलाता है असॉल्ट, स्लैंडर, लिबियल या फिर नेग्लिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लिबेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल टेक्निक फॉर इवेल्यूटिंग अ पेशेंट बॉडी अलाइनमेंट, movement and coordination will they are working is clinically documented as assessing the patients। मरीज के चलने के दौरान उसके शरीर के संतुलन, गति और समन्वय का मूल्यांकन करने की तकनीक को नैदानिक रूप से क्या कहा जाता है? पोस्चर, गेट, रिफ्लेक्स या फिर मसल टोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डायनेमिक बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप कंटेनिंग जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर्स इज यूटिलाइज्ड इन हॉस्पिटल्स टू चेक द इफिशिएंसी ऑफ। अस्पताल में ऑटोक्लेव मशीन की कार्यक्षमता और स्टेरिलाइजेशन की शुद्धता जांचने के लिए किस जैविक संकेतक के बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है? हॉट एयर ओवन, स्टेम ऑटोक्लेव, केमिकल डिसइंफेक्टेंट या फिर यूवी रेडिएशन चैम्बर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर स्टीम ऑटोक्लेव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंडामेंटल प्रोफेशनल स्केल नेम्ड ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड बाय नर्सेस टू असेस द पेशेंट। नर्सिंग क्षेत्र में ग्लासगो कोमा स्केल का व्यापक रूप से उपयोग मरीज के किस पैरामीटर का आकलन करने के लिए किया जाता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड बॉडी मास इंडेक्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, टोटल रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर्स या फिर फ्लूइड बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट ट्रैकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।